हाय लर्नर्स, सीपीजेर। तो कैसे हो आप सब। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डेथ वैली के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जहां पर मिलने वाले खुद ब खुद चलने वाले पत्थरों को लेकर। हाँ, इस डेथ वैली में मिलने वाले पत्थर अपने आप चलते हैं, और वो भी कुछ सेंटीमीटर्स या फिर इंचेस तक नहीं, बल्कि कई किलोमीटर्स तक। और जो चलने के बाद अपने पीछे खिसकने से जो परफेक्ट ट्रैक्स छोड़ जाते हैं, जो कि इन पत्थरों की इस लंबी जर्नी का प्रूफ देते हैं। पर कैसे जो इतने भारी भरकम पत्थर अपने आप इतनी लंबी दूरी तय कर लेते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन तो पूरी एक सेंचुरी तक वैज्ञानिकों के लिए एक मिस्ट्री बना रहा और उनके सर में सरदर्द देता रहा। पर सिर्फ तब तक जब 2013 में फाइनली दो कज़न ब्रदर्स ने इस मिस्ट्री को सॉल्व कर दिया और दुनिया को बताया कि कैसे ये पत्थर अपने आप चलते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे ये पत्थर अपने आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं और अपने पीछे छोड़ जाते हैं ये निशान। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम डेथ वैली की लोकेशन के बारे में देखें तो डेथ वैली यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट में मौजूद है और इसका एरिया लगभग 7,800 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये डेथ वैली चारों तरफ से पूरी तरह से बंजर और पथरीली जमीन से भरी हुई है और आपको जहां पर तपतपाती धूप और इन पत्थरों के सिवाय देखने को और कुछ भी नहीं मिलेगा। पर आपको ये चलने वाले पत्थर, जिन्हें सेलिंग स्टोन्स भी कहा जाता है, वो आपको इस वैली के हर जगह पर देखने को नहीं मिलेंगे। वो आपको इस डेथ वैली की एक पर्टिकुलर प्लेस में ही देखने को मिलेगी, जिसका नाम है द रेस ट्रैक पल्लाया। पर ये सेलिंग स्टोन्स ही इस पल्लाया की एक इकलौती खासियत नहीं है। इस पल्लाया की दूसरी खासियत है इसकी ऑलमोस्ट 99% फ्लैट सरफेस, और इस पल्लाया का एक छोर इसके दूसरे छोर से सिर्फ 3.8 सेंटीमीटर ही ऊंचा है, विच इज़ एक्चुअली क्वाइट इम्प्रेसिव। पर खैर, अगर हम वापस आए हमारे इन सेलिंग स्टोन्स के टॉपिक पर कि कैसे ये सेलिंग स्टोन्स अपने आप इतना लंबा सफ़र तय कर लेते हैं, तो इसको लेकर पहले बहुत सारी थ्योरीज बन चुकी थी, जिसमें से कुछ का कहना था कि यहाँ पर रहने वाला कोई अननोन क्रिएचर ही इन पत्थरों को हिला रहा है, और कुछ का मानना था कि एलियंस इन पत्थरों को हिला रहे हैं। एज यूजुअल एलियंस तो हर चीज़ के पीछे होते हैं। पर खैर, इस थ्योरी को अगर हम डालते हैं डस्टबिन पर और फोकस करते हैं पहली थ्योरी पर, तो इस वैली का नाम ऐसे ही डेथ वैली नहीं पड़ गया है, क्योंकि अगर आप इस जगह के चारों तरफ आसपास देखो, कोई परिंदा भी जहाँ पर नहीं मारता है, तो किसी जानवर का जहाँ पर मौजूद होना और इन पत्थरों को हिलाना, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए फाइनली बहुत सारी कोशिशों के बाद भी जब कोई इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाया कि कैसे ये पत्थर खुद ब खुद चल लेते हैं, तो दो नॉरिस कज़न ब्रदर्स ने इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का जिम्मा अपने हाथ लिया और 2011 में उन्होंने अपना डेरा लगा लिया इस डेथ वैली में जाकर। इस वैली में जाते ही दोनों नॉरिस ब्रदर्स ने जो सबसे पहली चीज़ की, उन्होंने अपने जीपीएस लगे हुए पत्थर इस जगह पर रख दिए, ताकि जैसे ही इन पत्थरों में कोई हलचल होती है तो उन्हें उसका पता चल जाए। और उसके बाद उन्होंने अपने वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जगह जगह पर फिट कर दिए, जिससे कि वो कॉन्टिन्यूसली इस जगह के वेदर कंडीशन को भी मॉनिटर कर सकते थे और पता लगा सकते थे कि आखिर किन वेदर कंडीशंस में ये पत्थर अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चलने लग जाते हैं। और अब अगर इन दोनों ब्रदर्स को कुछ करना था तो वो था बस इंतज़ार कुछ होने का। और फाइनली कुछ हुआ भी, क्योंकि इनके इस एक्सपेरिमेंट शुरू करने के 2 साल बाद, यानी कि 2013 में, उन्होंने अपने फिट किए हुए पत्थरों में एक हलचल रिकॉर्ड की। अब जिस मूवमेंट पर उन्होंने इन पत्थरों में हलचल रिकॉर्ड की थी, उसी सेम मूवमेंट की वेदर कंडीशंस को देखकर अब फाइनली उन्होंने पता लगा लिया था कि आखिर कैसे ये पत्थर खुद ब खुद चल लेते हैं, और ये सदियों पुरानी मिस्ट्री फाइनली सॉल्व हो चुकी थी। बट हाउ? तो अब आते हैं एक्सप्लेनेशन पार्ट पर। नॉरिस ब्रदर्स के इन पत्थरों में हलचल रिकॉर्ड करने के एक दिन पहले ही इस रेगिस्तान में बारिश हुई थी, जो कि एक्चुअली में एक रेयर इवेंट है, क्योंकि जहाँ पर 1 या 2 साल में सिर्फ एक आध बार ही बारिश होती है। पर जब भी यहाँ पर बारिश होती है, एक चीज़ तो तय है कि वो सारा बारिश का पानी इस पलाया में आकर इकट्ठा हो जाता है, और इस रेगिस्तान की रात की ठंड की वजह से उस इकट्ठे हुए पानी की ऊपरी सरफेस बर्फ़ में जम जाती है। अब जैसे जैसे रात से दिन होने लग जाता है और ठंड कम होने लग जाती है, तो गर्मी की वजह से ये बर्फ़ की परत धीरे धीरे पतली होने लग जाती है और आखिर में इतनी पतली हो जाती है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है।
अब जैसे ही दिन में धीरे धीरे करके हवा थोड़ी सी तेज होने लग जाती है तो वो सारी हवा इन बर्फ के टुकड़ों पर पानी के ऊपर से बहाते हुए इन पत्थरों के आसपास इकट्ठा करने लग जाती है। और धीरे धीरे करके ये बर्फ के टुकड़े इन पत्थरों के आसपास इतने ज़्यादा इकट्ठा हो जाते हैं कि अब इन पर हवा की लगने वाली फोर्स मैक्सिमाइज होने लग जाती है और ये सारी फोर्स इनफ होती है इन भारी भरकम पत्थरों को आसानी से हिलाने में। पर ये इतना ज़्यादा सिंपल भी नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस प्लाया की सरफेस लगभग 99% फ्लैट है, जो कि इसमें एक्चुअली एक प्लस पॉइंट की तरह काम करती है, क्योंकि इसकी सरफेस फ्लैट होने की वजह से इन पत्थरों को कोई भी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ती और ये फ्लैट सरफेस पे आसानी से आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और जहाँ पर एक्चुअली एक दूसरा प्लस पॉइंट जो कि जहाँ पर पानी के जमा होने की वजह से बनता है, क्योंकि जब जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तो वो सारा पानी जहाँ की मिट्टी को कीचड़ में बदल देता है और ये कीचड़ इन पत्थरों और जहाँ की सरफेस के बीच के फ्रिक्शन को काफ़ी हद तक कम कर देता है, जिससे कि ये पत्थर चलते वक्त आगे से ऑपोजिट फोर्स इतनी ज़्यादा नहीं फील करते और ये आसानी से धीरे धीरे करके आगे बढ़ते रहते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जहाँ की ज़मीन पानी की वजह से कीचड़ में बदल जाती है, तो अब जैसे ही ये पत्थर इस कीचड़ से होकर आगे बढ़ते हैं तो ये आसानी से अपने पीछे इनके जो चलने के ट्रैक्स छोड़ जाते हैं। हम इंसानों को ये बताने के लिए कि नेचर इज़ एक्चुअली अनप्रिडिक्टेबल एंड अनबिलीवेबल और इस प्लेनेट पर एक्चुअली कुछ भी हो सकता है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, पर सबसे इम्पोर्टेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं जहाँ पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।